हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कोलाइड विद यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड एंड स्टिक टू इट as shown. The rod is pivoted about O and swing as a result of the collision making angle theta before momentarily coming to rest. If the rod has mass 2 kg, length 1 meter, the value of theta approximately g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिगर दे रखा है, मैंने ये फिगर यहाँ बनाया है। ठीक है, एक बात बताइए, इसमें कंसेप्ट जो है इस पूरे सिस्टम का ब्लॉक और रॉड दोनों को मिला के पूरे सिस्टम बना रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। अब क्यों रहेगा उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यहाँ जानते हो, अगर ये रॉड है, रॉड की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग में अलग केस होता है, रॉड की बात कर रहे हैं इस समय, वो भी हिंज, इस पॉइंट से हिंज है तब। 3 केस होते हैं, एक रॉड, एक स्ट्रिंग और एक रॉड हिंज हो और एक हिंज ना हो। तो ये हिंज वाली रॉड वाली केस बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो जरा समझे, अगर ये इससे टकरा रहा है ना, तो जब टकराएगा ये, तो ये इस पर एक्शन और ये इस पर रिएक्शन फोर्स, ये इंटरनल फोर्स होंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। एन और एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स। जानते हो, जब ये इससे टकराता है तो जब ये हिंज है यहाँ से रॉड और रॉड है, तो एक इस पे यहाँ पे भी एक जर्क पैदा होगा, झटका पैदा होगा, झटका लगेगा इस जगह पर। जब ये इससे टकराएगा तो यहाँ पे भी एक झटका महसूस होगा, जिसे हम हिंज फोर्स के नाम से जानेंगे। और वो हिंज फोर्स के दृश्य में लगा होगा, वो ना मालूम होने की वजह से हम इसको हिंज फोर्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं और 2 दर्शन ले लेते हैं हम ऐसे, N1 N2। अब समझो, इस हिंज पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे पूरे सिस्टम का, इसका भी और इसका भी, दोनों को मिला के, तो हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो होगा। वो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा बताता हूँ। तो पहले लिखता हूँ नेट टॉर्क ऑन सिस्टम। सिस्टम मतलब रॉड प्लस ब्लॉक, और वो भी किसके अबाउट, अबाउट हिंज पॉइंट। केवल हिंज पॉइंट के अबाउट ही जीरो होगा नेट टॉर्क, और किसी अदर पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होगा। सुने कैसे, देखो, इसका अगर हम टॉर्क निकालें अबाउट इस वाले पॉइंट, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, हिंज पॉइंट से पास हो रही है, और इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा और टॉर्क जीरो हो जाएगा। जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, तो उसका टॉर्क जीरो होता है। तो इसका जीरो, इसका भी टॉर्क जीरो। तो इन दोनों का तो टॉर्क जीरो है ही इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन इन दोनों का टॉर्क जीरो नहीं होगा इस एक्सिस के अबाउट, बट अब इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क निकालें तो ये हमने ना ली आर वेक्टर, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आर वेक्टर हो गया, है ना। आर वेक्टर का हेड हमेशा जिस पॉइंट पे फोर्स लगे वहां पर, और टेल जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछे वहां लगाते हैं, ए टॉर्क पूछे वहां पे निकालते हैं। तो ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन निकाल लो टॉर्क की। तो आर क्रॉस वेक्टर से आर से एफ की तरफ छोटे एंगल से घुमाइए, आर क्रॉस एफ करिए ऐसे, तो थंब ऊपर आ रहा है। तो ये आर क्रॉस एफ, इस पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और इस पर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका टॉर्क अपवर्ड होगा और इसका टॉर्क डाउनवर्ड होगा। इसीलिए नेट टॉर्क देखेंगे हिंज पॉइंट के अबाउट, तो इसका टॉर्क तो जीरो है और इसका टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट टॉर्क निकालेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई। केवल हिंज पॉइंट के अबाउट, अगर हिंज पॉइंट के अबाउट ना निकालेंगे, किसी अदर पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो इनका टॉर्क आ जाएगा बेटा, जीरो नहीं होगा फिर, है ना। इसीलिए केवल हिंज पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट हिंज पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल और ये फाइनल सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम को। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें, तो जानते हो, यहाँ पर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, ये मास m है, वेलोसिटी v है, और पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लें, तो हम फॉर्मूला में ये यूज करते हैं, m r क्रॉस v। आर वेक्टर का हेड हमेशा पार्टिकल पर होता है और टेल उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, इसको खोला, मैग्नीट्यूड में लिखा mrv sin थीटा। थीटा आर और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है ये। ठीक है, अच्छा, इसको जब हम ऐसे लिखते हैं ना आर साइन थीटा, इसकी जगह पे हम आर परपेंडिकुलर लिख देते हैं।
ये आर परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ड्रॉ करो और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल, एंगुलर मोमेंटम निकाल ले, वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। इसमें अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो इन तीनों में रिलेशन निकालोगे ना, आर परपेंडिकुलर आर में और थीटा में, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर साइन थीटा आएगी। साइन थीटा इक्वल टू लगा के देखो ट्राइंगल में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डे हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो ये रिलेशन निकल आएगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी हो और वो किसी पॉइंट से हिंज हो और एंगुलर मोमेंटम पूछे, एल बराबर आई ओमेगा, रिजिड बॉडी के लिए ये लिखते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा, जरा समझें। पहले मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ ब्लॉक का, फिर मैं लिख रहा हूँ रॉड का, इज इक्वल टू, ये इनिशियल लिख रहा हूँ, फिर मैं ब्लॉक का यहाँ अलग लिखूंगा और रॉड का अलग लिखूंगा, लेकिन डायरेक्शन भी चेक कर लूँगा कि डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, तो पहले मैं ब्लॉक का लिख रहा हूँ जो एक पार्टिकल है। तो इस पॉइंट के अबाउट ब्लॉक का लिखें तो सबसे पहले वेलोसिटी पर ये आपका आर वेक्टर होगा, टेल यहाँ आएगा और हेड यहाँ आएगा, है ना। अब क्या करें, इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, ये बना ली और लाइन ऑफ एक्शन बना के इस लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से आर परपेंडिकुलर कर दें ऐसे, दिस इज आर परपेंडिकुलर, जो कि लेंथ के बराबर होगी, रॉड की लेंथ के बराबर होगी। तो क्या लिखें, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉक का मास स्मॉल है, ब्लॉक की वेलोसिटी वी स्मॉल वी बनाइए, 6 मीटर पर सेकंड है, अभी डाटा लिख दूंगा। और आर परपेंडिकुलर कितना, ये वाला जो कि रॉड की लंबाई हो गई, ये आर परपेंडिकुलर हो गया जो कि लेंथ के बराबर हो गया, इसीलिए एल। डायरेक्शन चेक कर लें तो आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन होगी, आर क्रॉस वी की, वही एल की डायरेक्शन होगी। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई आपकी ये वाली, और वी ये है, तो आर से वी की तरफ छोटे एंगल से घुमा दो राइट हैंड को, ठीक घुमाया आर से वी छोटे एंगल से, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, और जब ऊपर की तरफ आए तो एल, आर क्रॉस वी की डायरेक्शन ऊपर तो एल की डायरेक्शन भी ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ डायरेक्शन। रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखूं इनिशियल, तो ये शुरुआत में तो घूम ही नहीं रहा था, एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, 0, टकराने से पहले, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन, है ना, तो घूम ही नहीं रहा था, रॉड तो रुकी हुई थी। तो इस वाले केस में रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखें इस फॉर्मूले से, आई इंटू ओमेगा, तो ओमेगा तो 0 है तो एल 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 0 लिख दिया बराबर। ये आफ्टर कोलिजन है, बॉल का लिखें तो जानते हो ये बॉल इससे चिपक जाती है, ब्लॉक चिपक गया और चिपक गया और फिर उसके बाद ये रॉड घूम रही है, टकराने के बाद ये घूम रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, किसकी, ब्लॉक की, सर्कुलर मोशन से चिपक गया ना इससे। तो सोचो यहाँ से हिंज है और ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला होता है वी बराबर आर ओमेगा, उसका यूज कर लो। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा से, चिपक चुका है ना इससे, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सर्कुलर मोशन देखेंगे तो ये यहाँ से घूमेगा तो ये सर्कुलर पाथ की रेडियस लंबाई के बराबर, तो वेलोसिटी हो जाएगी एल ओमेगा, ये वी हो जाएगा आपका, वी डैश कर देता हूँ, है ना। तो इसका लिखूं एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा के द्वारा से एम, अब वेलोसिटी वी नहीं है, कितनी है, एल ओमेगा, है ना। और आर परपेंडिकुलर तो अभी भी वही है, लाइन ऑफ एक्शन लाई वेलोसिटी की ये रही, और यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लें हैं, यहाँ से इस पर ड्रॉ करिए तो आर परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, एल ही आ रहा है, तो इसीलिए एल ही आएगा। प्लस रॉड का लिखें तो रॉड अब घूम रही है तो इसका यूज करेंगे हम रॉड के लिए आई ओमेगा। अब आई रॉड घूम रही है एक एंड से, जानते हो जब रॉड एक एंड से घूमे ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है रॉड का मास, रॉड की लेंथ और एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है जब एक एंड से घूमे और लेंथ के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं मैं रॉड का एम, कैपिटल एम, एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, बस डाटा पुट कर दो। एम की वैल्यू दे रखी है उसने 1 kg, 1 वेलोसिटी दे रखी है शुरुआत में 6 मीटर पर सेकेंड, लंबाई रॉड की 1 मीटर, तो 1 मीटर रख दिया, तो इधर हो गया। एम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1 और 1, तो ये 1 और ये 1, ओमेगा ही रह गया, तो केवल 1 ओमेगा की वैल्यू ओमेगा और एल की वैल्यू 1, प्लस कैपिटल एम देखें तो 2 kg रखा है, रॉड का मास 2 kg, तो यहाँ पर 2 kg लिख दें, एल की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दें, नीचे 3 और ये ओमेगा, इधर की तरफ 6 हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये 2/3 ओमेगा हो गया,
यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 5, 5/3 ओमेगा, ये 6। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो 18/5 रेडियन पर सेकेंड से वो रॉड घूम रही होगी। ठीक है, इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी रॉड, ये से चिपक गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये दोनों कैंसिल कर दिए, लेकिन रॉड पे फिर भी तो ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N1, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम रॉड प्लस ब्लॉक जीरो नहीं है, इसीलिए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहने वाला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, रॉड का केस है, स्ट्रिंग का केस होता है, उसमें अलग कहानी होती। ठीक है, अच्छा अब बात कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक की चर्चा करें। जब ये चिपक गया है और ये घूम रहा है यहाँ से कितनी एंगल वेलोसिटी से? ओमेगा से, लेकिन यहाँ आते जब थीटा एंगल बना लेता है तो ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आता है, जीरो हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आएगा, है ना। थोड़ी देर के लिए रेस्ट में हुआ, मान लो थीटा एंगल पे ये रेस्ट में आ गया थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये थीटा पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो इसीलिए केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन होगा, बाकी के अदर फोर्स लग नहीं रहे तो उनका वर्डन जीरो हो जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो यहाँ से यहाँ तक, तो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, यानी ना सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल लिखा है और ये फाइनल लिख देता हूँ ऐसे। तो लिखते हैं पहले यहाँ मैं ब्लॉक की अलग लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी और रॉड की अलग लिखूंगा। पहले मैं ब्लॉक की लिखता हूँ, तो ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी थी, ये इनिशियल मानना हो, ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल की यहाँ लिखेंगे, फाइनल की यहाँ लिखेंगे। तो ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी थी यहाँ पे? ओमेगा एल, ये थी ओमेगा एल वी डैश, ये रहा ओमेगा एल। तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ 1/2 ब्लॉक का मास और ब्लॉक की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये मैंने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिखी है इनिशियल, प्लस अब मैं रॉड की लिखूं, तो जानते हो रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखना है, और आई लिख लो रॉड का ml²/3। तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 लिखा पहले तो मैंने, ये 1/2 ये वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आई लिख रहा हूँ। अब आई कितना? कैपिटल M L²/3 और ओमेगा का स्क्वायर है देखो, तो ओमेगा का स्क्वायर, ये रॉड की हो गई। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी लिखी है दोनों, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। जानते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, तो मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, इस लोएस्ट लेवल को, रॉड का भी और ब्लॉक का भी, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से ही हम हाइट मेजर करेंगे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे, यहाँ पे हाइट भी जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो बताओ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, क्योंकि इसी को रेफरेंस पॉइंट माना है। तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी ये लिख रहा हूँ, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ये तो काइनेटिक एनर्जी लिखी है दोनों, ये ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी प्लस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ इनिशियल बात कर रहे हैं। तो इस रॉड का टोटल मास कहाँ कंसंट्रेट होगा? रॉड के सेंटर ऑफ मास पर, तो रॉड का टोटल मास यहाँ होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो टोटल मास अगर यहाँ होगा कैपिटल M, यहाँ होगा, तो इस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है टोटल मास? L/2। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी रॉड की? कैपिटल M G L/2। ये रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी इनिशियल, बराबर। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखे, तो देखो यहाँ पे तो ब्लॉक भी रेस्ट में आ गया है थोड़ी देर के लिए और रॉड भी रेस्ट में आ गई है, तो रॉड की भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और ब्लॉक की भी जीरो। तो मैंने रॉड की भी जीरो लिख दी और ब्लॉक की भी जीरो लिख दी। ये रॉड की काइनेटिक एनर्जी और ये ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, कोई से भी लिख लो पहले। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लिखना पड़ता है। तो पहले मैं ब्लॉक की लिख रहा हूँ, तो देखो ब्लॉक इस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर आया है? h हाइट ऊपर आया है, ये मान लो। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना अब ऐसे। तो ब्लॉक की अगर ब्लॉक की लिखूं तो कितना रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है? h हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। ये ब्लॉक का लिखा है इसलिए ब्लॉक का मास लिखा है ब्लॉक, और रेफरेंस लेवल से ऊपर है इसीलिए mgh यहाँ लिखा है, प्लस
सेंटर ऑफ मास भी राइज करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां से राइज करके यहां पहुंच गया, तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, तो टोटल मास यहां पहुंच गया। तो मान लो इसकी जो हाइट है रेफरेंस लेवल से इससे, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लेवल माना है, वो एच डैश है, तो मैं ब्लॉक की रॉड की लिखूंगा तो एम जी एच डैश लिखूंगा। अब मेरे को एच निकालना है और एच डैश भी निकालना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, सिंपल है क्वेश्चन, अगर समझाना नहीं है तो बहुत जल्दी कर देता मैं। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया बेटा, हाँ सर यहाँ तक तो आया। अब जरा समझो, अगर मैं और चर्चा करूँ तो देखो इसमें मेरे को क्या निकालना है, थोड़ा सा मैं फिगर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझना अच्छे तरीके से। है कुछ नहीं, ज्योमेट्री है उसमें, और कोई लंबी चौड़ी ज्योमेट्री नहीं है, सिंपल सी ज्योमेट्री है, वो समझाने में समय है। देखो ये पूरी लंबाई तो एल थी ना, हाँ, और इसी से यहाँ ब्लॉक अटैच था, हाँ। अब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया है, मैंने कहा हाँ, तो इसकी ये एच हाइट निकालनी है, मैंने कहा हाँ। कैसे निकालूँ सर? तो एक बात बताओ, ये लंबाई कितनी एल और ये एंगल कितना थीटा, तो इस एल के कंपोनेंट कर लो, या तो कंपोनेंट करो या कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। ये वाली हाइट निकालो, ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस निकालो। तो मैं तो हमेशा कंपोनेंट से करता हूँ, एल के कंपोनेंट करो इस वाले के एल के, तो एक कंपोनेंट ये आएगा देखो ऐसे, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो सोचो अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एल कॉस थीटा, ये वाला। तो एच निकालना है, सोचो ये एल है और ये एल कॉस थीटा है, तो कितना होगा, एल में से एल कॉस थीटा हम घटा देंगे, तो एल 1 माइनस के कॉस थीटा होगा, ये आपकी एच आ गई। ठीक है सर, अब मेरे को एच डैश निकालना है, तो पहले ये मिड पॉइंट था, ये सेंटर ऑफ मास था, मिड पॉइंट पे तो होगा गया सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे राइज करके यहाँ पर पहुँच गया ऐसे सेंटर ऑफ मास। तो एक बताओ ये दूरी कितनी है, ये वाली, ये तो L/2 होगी ना, ये सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता है ना भाई, ये पूरी L थी, तो ये दूरी L/2। अब इस L/2 के कंपोनेंट करो, मेरे को निकालना है एच डैश, तो इस L/2 के कंपोनेंट करो तो एक कंपोनेंट ये आएगा, ये वाला इतना इतना, और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला इतना, ये वाला L/2 का ये कंपोनेंट आएगा इतना। तो ये वाला कितना आ रहा है वो बताओ, तो ये वाला आ रहा है यहाँ से ये वाली हाइट, ये वाली हाइट बता रहा हूँ, ये हाइट आ रही है कितनी, कंपोनेंट ये वाला L/2 कॉस थीटा। सोचो एच डैश निकालना है मेरे को, ये वाली हाइट निकालनी है, तो एच डैश कितना होगा बोलो, एल में से, अगर ये पूरी एल है इसमें से L/2 कॉस थीटा घटा दूँ तो ये निकल आएगी, हाँ सर निकल आएगी, तो एल में से L/2 कॉस थीटा घटा दो तो निकल आया एच डैश। ठीक है, अच्छा तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, अब आगे आ जाओ। ठीक है, मैं संगी संग वैल्यू भी पुट कर देता हूँ भाई। 1/2 एम की वैल्यू बताओ, 1 kg। लग रही है टफ, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ओमेगा को मैं अभी पुट नहीं कर रहा, ओमेगा स्क्वायर ही रहने देता हूँ। एल की वैल्यू 1, ब्लॉक का मास 1 और लेंथ ऑफ रॉड भी 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस इसको 1/2 और कैपिटल एम कितना, कैपिटल एम 2 kg, लंबाई 1 उसका स्क्वायर और नीचे 3 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, प्लस ये जो mg/2 है इसे कैपिटल mg/2 अभी ऐसे रहने दो, बताता हूँ क्यों, बराबर mg स्मॉल h की वैल्यू कितनी थी, l कॉमन ले लिया था 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ये रही अभी निकाली मैंने, l ब्रैकेट माइनस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कैपिटल M G और एच डैश की वैल्यू कितनी थी, L माइनस L/2 कॉस थीटा। ये तो देखो ये तो हो गया आपका 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1/3 ओमेगा स्क्वायर, बराबर इस वाले को इधर ले आऊँ तो देखो स्मॉल mg/L 1 माइनस के कॉस थीटा, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या कॉमन है, इसको पहले इधर ले आओ और फिर कॉमन ले लो कितना, कैपिटल mg ले लिया सर, तो L माइनस L/2 कॉस थीटा, और जो इधर लेके आए होंगे तो माइनस के L/2, कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये 5/6 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, बराबर m की वैल्यू बताओ, अब m की वैल्यू पुट करो, स्मॉल m 1, g 10, l की वैल्यू 1, ये 1 माइनस के कॉस थीटा
प्लस एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10। और देखो एल में से l/2 घटाया तो कितना बचा, l/2। तो l/2 माइनस l/2 कॉस थीटा। सोचो इसमें से घटाएंगे तो ये तो आएगा, हाँ, और l/2 कॉमन ले लो। तो देखो ये 5/6, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, ओमेगा की वैल्यू 18/15, 5, तो 18 का स्क्वायर 324 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ये तो 10 हो गया, ये 1 माइनस के कॉस थीटा हो गया, प्लस ये 2 और ये 10, और इसमें से l/2 कॉमन लिया तो l की वैल्यू तो 1 और 2 है, यार l/2 कॉमन लिया तो l की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 माइनस के कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो एक जैसे आ गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 माइनस के कॉस थीटा दिखेगा। 6 से ये काट दिया, ये कट रहा है 54 बार, और 5 से कट रहा है ये 5 बार, तो ये 54 डिवाइडेड बाई कितना आपका 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 54/100, ये 1 माइनस के कॉस थीटा, ये आपका 0.54 हो गया, और ये 1 माइनस के कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखें तो 1 माइनस 0.54, तो ये 0.46 आ जाएगा, 46 कॉस थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, दैट मीन्स 0.5 होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है थीटा, वो 60 डिग्री से बड़ी या 60 डिग्री से छोटी, सोचो, क्योंकि ये कॉस 60 की वैल्यू 0.5 और कॉस थीटा की वैल्यू 0.46, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से बड़ी लिखूँ या छोटी लिखूँ, थोड़ी सी बड़ी, तो लगभग इसीलिए 63 चॉइस के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ जरा समझो, जब थीटा बढ़ता है ना तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, टेबल में जाके देखना, थीटा जैसे जैसे बढ़ाओगे तो कॉस थीटा घटता जाएगा। तो थीटा, आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ कम है इससे, तो थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम है 0.5 है या 0.46 है, तो थीटा बड़ा होना चाहिए इससे, तो फिर 63 डिग्री। इसीलिए चॉइस के हिसाब से देखें, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो सी चॉइस होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।